तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जो भारतीय संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं देखी थी हमने। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो नेचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, उसकी प्रकृति कैसे है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रकृति क्या है, संघात्मक है, एकात्मक है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना होता है उसमें आपको केवल ये बताना होता है कि भारत के संविधान की प्रकृति मतलब संघात्मक है, एकात्मक है। इन बिंदुओं पे आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो इन बिंदुओं पे आपको चेक करना होता है कि जो संविधान की प्रकृति है वो संघात्मक है या एकात्मक है। इसके बाद हम निष्कर्ष रूप में निकल के ये देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है। तो आज की क्लास में हम ये देखने का प्रयास करेंगे, और ये मतलब अगर हमारे पास ये समस्या है कि संविधान की प्रकृति कैसी है, तो इसको जानने का हम प्रयास करेंगे कि संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है। तो देखिए, हेमंत सर आप चालू करिएगा। जी सर। तो आज हम लोग देखते हैं कि कल हमने जाना था भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषता के तौर पर हम जब देखते हैं तो जब हम संविधान की प्रकृति की बात करते हैं तो कोई भी जब संविधान की बात करेंगे उसकी प्रकृति के संबंध में, तो वो दो प्रकार की होती है आपकी। पहला होता है परिसंघात्मक, जिसको बोला जाता है फेडरल। दूसरा होता है एकात्मक, जिसको बोला जाता है यूनिटरी। तो जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी प्रकृति क्या है, इसके संबंध में हम ये पूरी क्लास में आज इसको परिचर्चा इस पे की जाएगी कि हमारा भारतीय संविधान परिसंघात्मक संविधान है कि एकात्मक संविधान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिसंघात्मक संविधान क्या होता है। तो परिसंघात्मक का अर्थ है, देखो, परि प्लस संघात्मक, जो संघ की बात किया है, तो क्या है कि विभिन्न राज्यों को मिलाकर जब एक संघ का निर्माण किया जाता है और उसकी अनुरूप किसी चीज को जैसे एक संविधान है और किसी देश के लिए उसको लागू किया जाता है, तो वो परिसंघात्मक के तहत आता है। तो हम जब परिसंघात्मक की विशेषताओं की के बारे में जब भारतीय संविधान को हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसकी जो ये परिसंघात्मक क्यों है, इसकी आवश्यक तत्व है उसकी वजह से कि देखो, संविधान की सर्वोच्चता, जो भारतीय संविधान है यह देश का सर्वोच्च विधान है। इसी के अधीन सारी चीजें गवर्न होती है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, इसकी सर्वोच्चता मानी जाती है। फिर जब भारतीय संविधान की बात करेंगे तो ये परिसंघात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें शक्तियों का वितरण किया गया है। तो शक्तियों का वितरण से हम क्या समझते हैं, अभी हम इसको साधारण शब्दों में लेते हैं फिर इसके अंदर की बातें करेंगे। शक्तियों का वितरण या सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात करते हैं तो हमारे जो संविधान में जो 3 अंग होते हैं उसके, पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। तो ये जो तीनों अंग है इनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा या विभाजन की को भारतीय संविधान में उपबंधित किया गया है, जिस कारण क्या किया जाता है कि आपका इसको परिसंघात्मक संविधान के रूप में इसको जाना जाता है। फिर जो परिसंघात्मक संविधान होता है इसकी सबसे इसका जो मुख्य आवश्यक तत्व है या इसकी आवश्यक चीजें हैं उसमें क्या है कि वो लिखित स्वरूप में होता है। कि कोई भी जो, अगर जब हम परिसंघात्मक संविधान की बात करें या परिसंघात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि वो लिखित फॉर्म में होगा, अर्थात वो रिटर्न होगा। तो लिखित में क्या चीजें होती है कि लिखित संविधान के तहत क्या है कि सारी बातों का समावेश किया जाता है, वो रिटर्न होता है, उसमें सारे उपखंड लिए जाते हैं। फिर इसमें द्वैत शासन पद्धति अपनाई जाती है। अब जो परिसंघात्मक की बात की है तो उसमें द्वैत शासन ही होगा, क्योंकि परिसंघ का मतलब है संघों को मिलाकर बनाया गया एक रूप। तो जब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग द्वैत शासन की, तो इसमें केंद्र का अलग शासन होगा आपका और साथ ही साथ आपका राज्य का एक अलग शासन व्यवस्था इसमें होती है। इसलिए परिसंघात्मक में क्या है, द्वैत शासन पद्धति अपनाई जाती है। फिर हम देखते हैं इसमें कठोरता की बात। तो ये जो होता है, जब परिसंघात्मक की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसका जो नेचर होता है या जो इसकी प्रकृति होती है वो कठोर होती है। कि कठोरता के संबंध में क्या है, संशोधन के लिए जिसकी बात है कि हम जब संशोधन करने की बात कहेंगे संविधान में तो कितना आसानी से उसमें संशोधन हो सकता है और कितना वो कठिन हो सकता है।
तो जब भी परिसंघात्मक संविधान की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, उसका जो प्रकृति होगी वो कठोर ही होगी, उसमें बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें क्या शामिल की गई है। फिर न्यायालय का प्राधिकार, तो संघात्मक में क्या होता है कि न्यायालय का प्राधिकार सर्वोच्च होता है, और इसमें देखिए न्यायालय का जो है परिसंघ में दो लोगों का शासन हो गया। द्वैत शासन की बात की तो केंद्र में अपना शासन चल रहा है, राज्य में अपना शासन चल रहा है। तो यहाँ पे जो न्यायालय का प्राधिकार है वो दोनों तरफ अलग अलग होता है। इसलिए देखिए आप केंद्र के तहत देखते हैं तो क्या है कि आपका जो केंद्र में आपका सुप्रीम कोर्ट है, और राज्यों में आपका उच्च न्यायालय है। तो इस वजह से इसको क्या न्यायालय का प्राधिकार इसमें निर्धारित किया जाता है। तो परिसंघ संविधान की जो आवश्यक चीजें हैं उसमें क्या है, वो संविधान की सर्वोच्चता होगी, शक्तियों का वितरण होगा, लिखित संविधान होगा, द्वैत शासन होगा, कठोरता होगी उसकी प्रक्रियाओं में, और न्यायालय का प्राधिकार होगा। अब इसको समझते हैं प्रारंभ से कि संविधान की सर्वोच्चता के संबंध में क्या बातें कही गई है। तो जब हम संविधान की सर्वोच्चता की बात कहेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीजें जाननी पड़ेगी कि जो भारत है, भारत जो विशाल एक देश है, इसमें क्या विविधताओं का जो विभिन्न प्रकार के यहाँ धर्म जाति के लोग रहते हैं, इस वजह से क्या ये विभिन्नताएं हैं, और इस विभिन्नताओं की वजह से संविधान का जो स्वरूप है वो सर्वोच्च है या वो विस्तृत है। यदि इसका स्वरूप ऐसा होता है कि भारत जो देश है वो उसके जो उसका क्षेत्रफल है और उसकी जो भौगोलिक दशाएं है वो एक जैसी एक समान होती, तो संविधान की जो स्थिति आज है वो कम होती, या उसकी जो सर्वोच्चता है वो कम होती। कि उसमें आज 395 अनुच्छेद रखे गए हैं, 22 भाग रखे गए हैं, और समय दर समय या जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें संशोधन होते जाते हैं। तो उस संशोधन के एवज में जो पूर्व में 8 अनुसूचियां थी, जो आज बढ़कर कितना हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई। उसी तरह जो अभी 2019 में जो रिसेंट आपका अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो हुआ था 126वां, जिसके तहत 104 आपका संशोधन लाया गया। इस वजह से क्या है, क्यों लाया जाता है इस सारी चीजों, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता इसी से समझ में आती है कि जब इसमें इतने सारे उपबंध दिए गए तो उनको क्या समय दर समय इसको लागू किया जाता है, और इसमें बदलाव अति आवश्यक होता है। फिर हम देखते हैं शक्तियों का विभाजन। तो जो शक्तियों का विभाजन होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, 3 रूपों में किया गया है। जब आप पढ़ेंगे अनुसूची 7 या 7th शेड्यूल, तो उसमें आपके शक्तियों का विभाजन के संबंध में बताया गया है। तो उसमें 3 अनुसूचियों को बताया गया है। पहला आपका केंद्र सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। तो आपका पहला हो गया सेंट्रल लिस्ट, सेकंड हो गया आपका स्टेट लिस्ट, और थर्ड हो गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके माध्यम से क्या है कि जब हम केंद्र सूची की बात करते हैं या आपकी सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं, तो उसमें आपके जो सब्जेक्ट या विषय रखे गए हैं वो है टोटल 97। तो वो क्या कहता है कि केंद्र की सूची में जो 97 या 97 सब्जेक्ट जो रखे गए हैं, जो तो केवल केंद्र उन्हीं विषयों पर ही अपना क्या है, विधि को बना सकता है और उनमें अपना विधियों का निर्माण कर सकता है। तो इस तरह से क्या है कि जो शक्तियां, विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं उसका क्या वितरण किया गया है हमारे संविधान में। उसी तरह जब हम राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची या स्टेट लिस्ट आपको याद रखना है, 66 सब्जेक्ट उसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें राज्य का एक अधिकार है कि वो केवल उस सब्जेक्ट या उस विषय पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है या विधियों का निर्माण कर सकता है। फिर जब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो कॉन्करेंट लिस्ट की जब बात करेंगे, इसमें आपके कुल सब्जेक्ट्स हैं 52 या 52 विषय इसमें शामिल, इसमें 47 सब्जेक्ट आपके शामिल किए गए हैं। तो इन जो 47 या 47 जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें क्या है, आपका केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उन विषयों पर क्या कर सकता है, विधियां का निर्माण कर सकता है। तो शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 के तहत केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से इसको विभाजित किया गया है। और ये चीजें क्यों की गई है, क्योंकि जो विस्तृत जो संविधान है, जो उसका उपखंड है, तो इनके क्या है कि कभी भी केंद्र के बीच, जब भी हम संघ की बात करते हैं तो संघ का स्वरूप क्या होता है कि ये विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण होता है। तो क्या है कि कभी भी आपस में टकराव की स्थिति ना हो, दोनों के बीच कभी भी विवाद उत्पन्न ना हो। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए क्या किया गया, इन सूचियों का निर्माण किया गया है। और ये जो आपकी ये सूचियां हैं, इसके लिए आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, वहां से इसको प्रेरित किया गया कि जो आपका अधिनियम आया था 1935, उससे ये चीजों को लिया गया है।
1935 में पहली बार ये चीजें शामिल की गई थी और इसके तहत इन लिस्टों को बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं लिखित संविधान की। तो लिखित संविधान के लिए आपको याद रखना है कि देखिए लिखित संविधान क्या होता है आपका, कि परिसंघात्मक जो संविधान है या जो संघात्मक संविधान होता है इसका वो मुख्य रूप होता है लिखित संविधान के तौर पे। लिखित संविधान में शक्तियों का जो विभाजन जो पूर्व में हमने पढ़ा इनका विस्तृत उसमें वर्णन किया जाता है, जबकि जो अलिखित संविधान होता है उसमें इन चीजों को क्या किया जाता है आपका विस्तार पूर्वक पर चर्चा नहीं की जाती। देखो संविधान एक मौलिक दस्तावेज होता है जिसमें सारी चीजें जितने भी हमारे अंग हैं उनका, उनकी कार्य, उनकी प्रणाली, उनके कर्तव्य, उनकी शक्तियां, उनके प्राधिकार, इन सारी चीजों का विस्तृत रूप से उसमें व्याख्या की जाती है। तो जो लिखित संविधान होगा उसमें क्या आपकी ये सारी चीजें एक जगह समाहित कर दी जाती है, जबकि बाकी जगहों पे ये चीजें किया जाना मुश्किल होता है। फिर हम देखते हैं कि जो लिखित संविधान होता है वो हमेशा क्या होगा आपका कठोर, इसमें क्या बोलते हैं कठोरता होती है, क्योंकि आपने एक बार जो लिख दी गई है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो लिखित संविधान होता है हमेशा वो रिगिड फॉर्म का होता है या कठोर होता है। फिर जो लिखित संविधान होता है उसमें शक्तियों का विशाल, जो जितनी भी शक्तियां होती है उनका विस्तृत वर्णन किया जाता है या उसको उपबंधित किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है आपका कि जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं या जितने भी उसके अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका, ये तीनों क्या अपनी शक्तियों का सही प्रकार से और सही आचरण में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका लिखित संविधान है जो परिसंघात्मक संविधान के आवश्यक तत्वों के तहत। फिर हम देखते हैं इसके द्वैत शासन पद्धति के बारे में, कि जो द्वैत शासन है कि जब हम बात करते हैं एकात्मक की, तो एकात्मक में जब आपको शब्दों से ही समझ आता है, एकात्मक मतलब एक ही लोगों के अधीन सारी चीजों का संचलन होना, तो एकात्मक की बात ये होगी। जबकि जब हम बात करें परिसंघात्मक की, तो जब हम परिसंघ का निर्माण किए हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ा है या बहुत सारे राज्यों को एक संघ में जोड़ा है और इसका भारत एक परिसंघ के तौर पे इसका निर्माण किया गया है, तो क्या जो केंद्र सरकार है, जो अन्य जो राज्य की सरकारें हैं और जो प्रांत की सरकारें हैं, जो अब प्रांत नहीं है, पूर्व में ये चीजें थी, तो उनमें क्या होता है कि शक्तियों का बराबर वितरण किया जाता है। तो ये क्या है कि जो केंद्र है वो अपने केंद्र के अधीन सारी चीजों को गवर्न करेगी या शासित करेगी, और जो राज्य है वो अपनी सारी चीजों को गवर्न करेंगे या उनको शासित करेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे द्वैत शासन पद्धति हमेशा ही होगी। जब भी परिसंघ की बात करेंगे तो दोनों के लिए एक ही प्रकार की चीजें लागू की जाएगी, दोनों अपने क्षेत्रों में एक साथ अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। तो ये आपका परिसंघात्मक का महत्वपूर्ण गुण है। और जैसे हम यहाँ की बात करें संविधान के तहत, तो इसमें द्विसदन पद्धति है, उच्च सदन जैसे राज्यसभा, निम्न सदन जैसे लोकसभा। तो जो राज्यसभा है वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आपको पता होगा कि जो राज्य की विधानसभा से जो वो होते हैं वो जाते हैं आपका, ठीक है। जबकि लोकसभा भारत के लोगों के रूप में होती है ना। जो लोकसभा का चुनाव होता है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा होता है, जबकि जब राज्यसभा का चुनाव होता है वो यहाँ के जो राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं उनके बीच से उनको लिया जाता है, और लोकसभा में लोगों के द्वारा जो चुने हुए रहते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसको ये जो अपन द्विसदनीय पद्धति इसी में आती है आपकी द्वैत शासन के तहत। और ये भी चीज आपकी जो द्वैत शासन पद्धति है इसके लिए आपको याद रखना है कि हमारा जो 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, नहीं सॉरी क्या था वो, जो 1919 का अधिनियम आया था उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके तहत ये चीजें द्वैत शासन पद्धति को लागू किया गया था। उसी का जो स्वरूप है वो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसमें वो जो आज हम जो चीजें देखते हैं तो वो द्वैत शासन पद्धति वहां से हमारे पास लाई गई है। फिर हम बात करते हैं कठोरता की। तो कठोरता के संबंध में आपने पूर्व में पढ़ लिया कि जो समझा कि लिखित जो संविधान होता है वह हमेशा क्या होगा आपका कठोर स्वरूप का होता है। अब कठोरता किस मायने में इसको देख सकते हैं कि जब हम बात करेंगे संविधान में संशोधन की, भाई 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो इनमें क्या है विभिन्न प्रकार के जो इनमें जो विभिन्न प्रकार की जो बातें कही गई हैं उनका क्या समय दर समय क्या है संशोधन आवश्यक होता है। तो जो भारतीय संविधान है या जो भारतीय संविधान ये परिसंघात्मक, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 या 368 के तहत बताया गया है कि भारत के जो संविधान है उसमें संशोधन कैसे होगा या किस प्रकार से होगा।
तो उसमें जो संविधान की जो बातें रखी गई हैं, संशोधन प्रक्रिया, उसको विभिन्न 3 प्रकार से रखेगी। एक तो साधारण संशोधन प्रक्रिया है, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा आपका है जो क्या है समस्त राज्यों के साथ विशेष बहुमत से। तो क्या है जो कुछ मामले होते हैं उनमें संशोधन की प्रक्रिया इतनी कठोर है कि यदि आपको उन बातों पे संशोधन करना है तो उसके लिए पूरे भारत के राज्यों को मिलकर और साथ ही साथ विशेष बहुमत से इन सारे लोगों को मिलकर जब आप करेंगे तभी उस पर संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह जो चीजें हैं आपकी, इसलिए इसको क्या माना जाता है, परिसंघात्मक संविधान हमेशा क्या होगा आपका, कठोर होगा और इसमें लचीलापन का अभाव होता है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, जो भारतीय संविधान है वह उसकी विशेषताओं के तौर पे या उसके जो उसकी प्रकृति के आधार पे वह परिसंघात्मक स्वरूप का है। उसी तरह फिर जब हम न्यायालय के प्राधिकार की बात कहते हैं, तो न्यायालय के प्राधिकार में संविधान की जो विधिक सर्वोच्च परिसंघात्मक प्रणाली के लिए आवश्यक है, और जो सरकार की जो समकक्ष शाखाओं के बीच और संघीय शासक और संगठित राज्यों के बीच, अर्थात कि जो आपके जो परिसंघ शासन में जितने भी राज्य शामिल हैं और जो उसका केंद्रीय शक्ति है अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके बीच क्या शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए इनके बीच क्या है आपका जो न्यायालय के प्राधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। तो केंद्र के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के लिए आपका हाई कोर्ट, इसका निर्माण किया गया, उनकी शक्तियों को विभिन्न तरीके से रखा गया है। तो ये जो सारी चीजें आपकी है ये किसी परिसंघात्मक संविधान की के आवश्यक तत्व के रूप में जानी जाती है। और इसमें हम और कुछ चीजों को जोड़ सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि जब परिसंघात्मक संविधान की बात करेंगे तो इसमें संविधान की सर्वोच्चता होगी, शक्तियों का वितरण होगा, ये लिखित स्वरूप में होगा, इसमें द्वैध शासन पद्धति अपनाई जाएगी, इसमें संशोधन प्रक्रिया में कठोरता होगी और इसमें न्यायालय का अपना प्राधिकार होगा। तो ये सारी चीजें आपकी परिसंघात्मक की विशेषताएं थी या उसके आवश्यक तत्व थे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान स्वरूप में है। सर तो हम अब आगे बात करते हैं कि अब देखिए जो अभी तो हमने बात की परिसंघात्मक की, किसी का मैसेज आया था। हाँ, जो 1919 का आपका एक्ट है वो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपकी ये द्वैध शासन पद्धति को लाया गया था। तो सर्वप्रथम जो द्वैध शासन पद्धति थी, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग, तो ये प्रांतों पर लागू की गई थी। और वहां पे क्या था कि 2 विषय उसमें लाए गए थे। एक आपका था, वो वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो चीजें थी कि द्वैध शासन में तहत क्या होता था कि एक में था कि जिसमें गवर्नर के बिना अनुमति के कोई चीजों में बन ही नहीं सकता था, कि उसमें जो मिनिस्ट्री काउंसिल थे उनके सहयोग से वो सारी चीजों को बनाया जाता था जो भी नियम है। और एक में था कि केवल उस पर सारा जो अधिकार था वो गवर्नमेंट, जो वहां का गवर्नर होता था उसी के पास वो एकाधिकार सुनिश्चित किया गया था। तो उसी को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। और ये जो द्वैध शासन पद्धति थी वो उस समय विफल हो गई थी। ठीक है, फिर हम जो बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो भारतीय संविधान की हमने देखा कि वो परिसंघात्मक है, तो उसके क्या आवश्यक तत्व हमारे पास शामिल है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है तो इसके लिए जो हमारे जो प्रोफेसर केसी वियर और जो आइवर जेनिंग्स थे, इन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान को परिसंघात्मक मानने में उन्होंने क्या कही कि ये हमारे लिए एक आपत्ति के तौर पर उन्होंने दर्ज किया कि हम नहीं मान सकते कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक है। तो जो क्योंकि जो आपका इसमें क्योंकि एकात्मक के भी गुण मौजूद थे। तो जो प्रोफेसर वियर थे उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को एक अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल संविधान अथवा एक ऐसा एकात्मक राज्य मानते जिसमें परिसंघात्मक तत्व सहायक रूप में है, ना कि परिसंघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। तो इनका मानना था कि जो हमने ऊपर जो पढ़ा, जो हमने जो विभिन्न बिंदुओं में हमने देखा कि परिसंघात्मक के क्या तत्व हो सकते हैं, तो ये इनको मानने से इन्होंने मना कर दिया।
अब ये इन्होंने जो मना किया उसके पीछे के कारण क्या थे कि जो शुद्ध संघात्मक होने में जो आपत्तियां हैं उसके पीछे के कारणों को हम देखने का प्रयास करते हैं। कि देखिए, दो प्रकार के हमने ऊपर देखा था कि दो प्रकार की व्यवस्था होती है, परिसंघात्मक कोई भी संविधान, भारत का संविधान नहीं, कोई भी संविधान, तो कोई भी संविधान होगा तो वो या तो संघात्मक या परिसंघात्मक होगा, या तो वो क्या होगा, एकात्मक होगा। परिसंघात्मक में समदेव जो 6 पॉइंट हमने देखा वो उनका वो तत्व विद्यमान होंगे, और एकात्मक में उसके सारी चीजें उल्टी होगी या उससे विपरीत परिस्थितियों में होगी। तो देखते हैं जैसे कि जो आप जो शुद्ध संघात्मक में आपत्ति होने की बात है कि देखिए, जब हमने कह दिया कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बराबर में वितरण कर दिया गया है, तो राज्यों के लिए जिन राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। और वह किसके माध्यम से होता है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार उसके प्रसाद पर्यंत रहते तक, ठीक है, वह उसके पद को वो धारण कर सकता है। तो क्या जब हमने बात कही कि राज्य के लिए शक्तियों का निर्धारण कर दिया गया है, तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो कि केंद्र का है, केंद्र के माध्यम से, तो ये क्या अधिसूचित कर रहा है। तो यहाँ पे जो एकात्मक स्वरूप जो होता, तो वह चीजों को क्या हो रहा है, इसने खत्म कर देता है। और हमेशा जो राज्यपाल होता है वह किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसका उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। फिर जो राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने की संसद की शक्तियां, तो ये जो आपका राज्य सूची जो हमने पढ़ा कि राज्य सूची में आपके जो सब्जेक्ट हमने देखे थे कि राज्य सूची में आपके जो कुल जो विषय रखे गए हो वो है 66। लेकिन क्या है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है। तो संविधान में जो अनुच्छेद है 249 या 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और इष्टकर है, तो क्या है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाएगा। और तब क्या है, जब संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाए तब क्या है, संसद ऐसी विधि बना सकती है। जब हमने शक्तियों का विभाजन तय किया है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं कि भाई आपका जब शक्तियों का विभाजन है तो क्या राज्य सूची के सब्जेक्ट पर राज्य अपनी इच्छा से जब वो चाहेगा कि उसके सारे लोग जितने भी वहां जो जब बहुमत की बात करते हैं, जो 2/3 बहुमत के माध्यम से वो क्या है, संसद से अपील करेगा या अपनी इच्छा जाहिर करेगा, तब क्या है, केंद्र सरकार संसद के माध्यम से उसके विषय पर वह विधियों का निर्माण कर सकता है। तो अगर ऐसी चीजें हुई तो हमारे जो संघात्मक परिसंघात्मक के जो गुण थे वो वहां पे विफल हो जाते, तो शुद्ध संघात्मक ये नहीं होगा। फिर जब हम देखते हैं कि राज्यों के संबंध में नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। तो देखिए, जब हम बात करेंगे आगे, जब आप लोग संविधान के में जब बंधों को पढ़ेंगे, तो जो भाग 1 है, जो भारत जो भाग 1 है उसमें बताया गया है, उसकी पहली लाइन है कि भारत संघ, जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यों का संघ तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उसके माध्यम से वो क्या बताना चाह रहा है कि जो भी राज्य होंगे वो हमेशा किसके अधीन होंगे, संघ के अधीन होंगे। जितने भी राज्य वो हमेशा केंद्र के अधीन होंगे। तो इसी के तहत जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत बताया गया है कि जो नए राज्य होंगे उनके निर्माण और जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई। यदि आप राज्य को इंडिपेंडेंट रखे हैं या एकात्मक स्वरूप की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एकात्मक में क्या होगा कि केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा। तो राज्य जब अपना काम स्वयं कर रहा है तो वह अपने क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के नाम के बारे में, उसके विस्तार, उसकी सीमाओं के बारे में स्वयं निर्धारण करता होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सारी शक्तियां किसको दे दी गई है, केंद्र को दी गई है। तो कभी भी किसी नए राज्यों का जो उद्भव होता है या नए राज्यों को भारत में शामिल किया जाता है तो ये सारी चीजें केंद्र के अनुसार होती है, और इसको करने वाला कौन होता है, संसद होता है। इस कारण क्या बोला जा सकता है, इसको ये शुद्ध संघात्मक होने में इसमें आपत्ति मानी जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसमें शुद्ध संघात्मक होने में आपत्ति के लिए दूसरी चीजें हैं, वो आपात उद्घोषणा के लिए उपबंध। अब भाई आपात जो उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 352, 56 और 360 के तहत, तो भारत जो आपात के उपबंध है वो 3 तरह के हैं। पहला तो आपका राष्ट्रीय आपात है, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, तीसरा आपका होता है वित्तीय आपात। तो ये जो राष्ट्रीय जो आपात की घोषणा के लिए उपबंध है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में यदि संकटकालीन परिस्थितियां हो, या पहला तो जो 352 के तहत है कि संकटकालीन परिस्थितियां हो, चाहे आंतरिक विद्रोह हो या
आंतरिक विद्रोह हो या युद्ध की स्थिति हो, तो उस सिचुएशन में वह क्या कर सकता है, आपात की घोषणा कर सकता है। फिर जब हम बात करते हैं कि 352 के तहत, फिर 356 के तहत है कि जब राज्य के जो तंत्र है, जो शासन प्रणाली है, वह क्या है, विधि जो संविधान के उपबंधों के अनुसार अगर नहीं चल सकता, तो उस सिचुएशन में वहां पे क्या लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसको 356 में बताया गया। फिर वैसे ही जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो, जैसे अभी जो संकटकालीन परिस्थितियां चल रही थी, तो उससे ऐसा लगा कि वित्तीय आपात उत्पन्न हो सकता है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सके। तो ये जो तीनों चीजें हैं, वह केवल और केवल किसके पास ये अधिकार दिया गया है, केवल और केवल दिया गया है राष्ट्रपति के पास दिया गया है। तो जिस वजह से क्या कर सकते हैं कि जब एकात्मक स्वरूप की बात है, तो एकात्मक स्वरूप का जो मुख्य गुण है कि उसमें क्या होगा कि सारी चीजें खुद गवर्न करेगा या खुद उसको शासित करेगा। तो आप किसी राज्य पर आपात की घोषणा उस राज्य सरकार के उस राज्य सरकार के अनुसार होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है या ये शक्तियां दी गई है कि वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इस वजह से ये जो सारी चीजें हैं वो एकात्मक होने से इसको रोकती है या इसको इसमें आपत्ति पैदा करती है। और उसके बाद भी और कुछ चीजें हैं आपकी कि जो जब हम संघ और राज्यों के लिए बात करेंगे, जब एकात्मक के स्वरूप में है, इसको नोट कर लीजिएगा, तो एकल संविधान होता है एकात्मक के लिए। जब भी हम एकात्मक की बात करेंगे तो वहां केवल एक ही संविधान होगा। लेकिन जब हम तो जैसे अभी जब तक भारत ने जब अपने जम्मू कश्मीर के संबंध में समझा होगा कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, ठीक है, और भारत का अपना संविधान था, तो वह एक अपवाद स्वरूप था केवल। जब भी हम एकात्मक संविधान की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि राज्यों का संविधान अलग होगा और केंद्र का संविधान अपना अलग होता है, और उनमें नागरिकता का भी फिर प्रभाव पड़ता है कि वो चाहे तो एक ही नागरिकता रहे या दोहरी नागरिकता लागू कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे में केवल एक ही संविधान लागू किया गया है, तो वो जो राज्यों पर भी लागू होता है और वो केंद्र पर भी लागू होता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका है कि जो हमने ऊपर बात किया था कठोरता की, तो यहाँ पे जब एकात्मक का स्वरूप क्या होता है कि इसका संविधान लचीला भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है या मिला जुला भी हो सकता है। तो जो भारतीय संविधान की परिस्थितियां इसमें बताएगी कि 368 के तहत वो कठोर भी है, वो लचीली भी है। कुछ जो साधारण से जो उपबंध है उस पर आसानी से साधारण बहुमत से आप क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, जबकि इसलिए उसका लचीलापन है उसमें, ठीक है। तो इसलिए वो एकात्मक स्वरूप का भी मान सकते हैं उसको आप। फिर जो आपकी एकल नागरिकता की पद्धति है, जैसे आपने अमेरिका में सुना होगा कि अमेरिका जैसा देश है, वहां पे क्या दोहरी नागरिकता होती है। आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी होंगे, और आप जो भी उसके संबंधित जो भी राज्य हैं या जो उसके जो अन्य जो है राज्य हैं उनके भी आपको क्या बोलते हैं नागरिकता मिलेगी। तो वहाँ एक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ केवल आपको भारत का नागरिक होने की ही नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इस आधार पे क्या है कि ये एकात्मक स्वरूप में इसमें आपत्ति है। तो इन सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसकी क्या प्रकृति कैसी है, आपकी क्वासी फेडरल है या अर्ध संघात्मक है। इसमें एकात्मक का स्वरूप होते हुए ये परिसंघात्मक के स्वरूप को भी शामिल करके इस संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है सर। फिर हाँ सर, सेकंड सेशन चालू करते हैं। तो बच्चों कोई डाउट होगा तो पूछें आप लोग। बच्चों को डाउट होगा तो आप मैसेज बॉक्स में यस लिखेंगे, फिर आपको पूछा जाएगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट होगा तो। आज की क्लास में हमने देखा, हेमंत सर रिकॉर्डिंग, आज की क्लास में हमने देखा है कि नेचर क्या है, और जैसे जो क्वेश्चन किन किन समस्याओं का ये समाधान हो सकता है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं।
कि जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है बताइए, एक इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। फिर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघी है, अर्ध परिसंघी है या एकात्मक है, कैसा है वो बता सकते हैं। फिर प्रारूपण समिति के सदस्य उसे परिसंघी कहते हैं, किंतु अन्य व्यक्ति इस कथन में मतभेद रखते हैं। इन चीजों को आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं इनका उत्तर। और अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत के संविधान की प्रकृति संघात्मक की तुलना में एकात्मक अधिक है, इसका भी तर्क दिया जा सकता है इससे। और और दूसरे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या यह कहना सत्य होगा कि भारतीय संविधान का स्वरूप एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय है, ये बोल सकते हैं। तो इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो हैं आपको आज मिले होंगे, और जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं।